What is the Okay. So, so by the time the other students are joining in, we'll try to recollect and revise whatever we have learned in the very first class. If I'm not wrong, we started with the understanding of what programming languages, types of language, the concept of compiler, interpreter, uh, how Java uses the power of both compiler and interpreter, uh, the source code, bytecode, object code in Java, memory management technique in Java, right? So these are the things that we understood. We also had an understanding about the software part, the IDE, about the JDK, JRE, JVM. So see, these are the functional, very fundamental functional components. uh, आप कहीं पे भी इंटरव्यू पे अगर बैठ रहे हो जावा से अगर एसोसिएटेड हो या जावा एसोसिएटेड इंटरव्यू चल रहा है then definitely इन टर्मिनोलॉजीज का नाम कहीं ना कहीं आके ही रहेगा. You must definitely have or must learn the way of how to install these softwares, JDK, JRE, or bundle all together. Which version you are supposed to download and install, how to install, what's the role of binary folder, uh, where these folders are being installed, uh, what happens once these folders are installed, and then we need to set up the environment variables where we are setting the path uh, of this JDK and JRE uh, in our environmental setup. Okay. uh, तो अगेन सिलेबस को ध्यान में रखते हुए थोड़ा आगे मूव करते हैं लोग आज. और so today we'll try to have an understanding about the OOPS concept और प्रोग्रामिंग का बेसिक कंपोनेंट्स की तरफ हम मूव ऑन करेंगे. ये दो टॉपिक को कोशिश करेंगे कवर करने का. लेट मी शेयर माय स्क्रीन. Hope so my paint window is visible to all, isn't it? Yes, sir. Okay. ओके. तो कहीं ना कहीं एग्जाम्स पर्सपेक्टिव से ये 5 से 7 मार्क्स का या 10 मार्क्स का क्वेश्चन जरूर आता है. व्हाट इज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग पैराडाइम, explain each component in detail, or explain few of the components in details. So see, before the arrival of Java specifically, लास्ट क्लास में भी एक बात को डिस्कस किए थे. हमारे पास बहुत सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अवेलेबल थे. वहां पे सबसे ज्यादा पॉपुलैरिटी जिसको मिला था वो सी एंड सी प्लस प्लस था.
बट कुछ लिमिटेशन थे जिसको वो ओवरकम नहीं कर पा रहा था, या कुछ प्रॉब्लम स्टेटमेंट को सेटिस्फाई नहीं कर पा रहा था, कवर नहीं कर पा रहा था ये लैंग्वेजेस, तो हमें वहाँ पे जावा इन्वॉल्व करना पड़ा। बट ये एवोल्यूशन इतना आसान नहीं था कि जस्ट प्लान टू बिल्ड अ न्यू प्रोग्रामिंग लैंग्वेज और उसमें हमें कुछ नए फीचर्स ऐड कर देंगे। अगर ये कॉन्सेप्ट इतना आसान और सिंपल होता तो हम लोग एक नया प्रोग्रामिंग लैंग्वेज शायद बनाते ही नहीं। जो भी एग्जिस्टिंग हमारे पास प्रोग्रामिंग लैंग्वेज था उसी के मॉड्यूल्स को इंक्रीज या अपडेट करते चले जाते। इट इज हैपनिंग विद पाइथन। पाइथन में क्या है, हर नया लाइब्रेरी में बना रहे। फॉर गेमिंग वी हैव पाइगेम, फॉर एनालिटिक्स वी हैव डिफरेंट थिंग्स, फॉर ग्राफिक्स वी हैव डिफरेंट थिंग्स। तो पाइथन में क्या है, जितना नया नया पैकेज नया लाइब्रेरी बनता चला जा रहा है और उसी में एक्सटेंशन चला जा रहा है। Isn't it? Now, जावा के साथ या हमारा डिस्कशन जो है, पॉइंट ऑफ डिस्कशन, दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ द प्रोग्रामिंग पैराडाइम। लैंग्वेज इज वन सच थिंग, लैंग्वेज इज बिल्ट ऑन अ प्रोग्रामिंग पैराडाइम, ऑन सम प्रिंसिपल्स, isn't it? तो प्रिंसिपल, वो सिद्धांत क्या है? तो यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो था वो हमारा बसा हुआ था या बना हुआ था प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग पे, पीओपी पे। इसके बारे में हम लास्ट क्लास में डिस्कस किए थे कि डेटा को लेकर के वहाँ पे बहुत ज्यादा कंसर्न नहीं था। वहां पे मेन इंटेंशन रहता था कि प्रोग्राम हमारा रन कर जाए सक्सेसफुली। डेटा के साथ क्या हो रहा है, मिसयूज हो रहा है या डेटा लीक हो रहा है या डेटा में मल्टीपल एंट्रीज पॉसिबल हो पा रहा है, इससे तो कोई मतलब नहीं था। ठीक है, ये प्रॉब्लम जब आगे चल करके निकल करके जब इंटरनेट इंट्रोड्यूस हो गया मार्केट में और हमें इंटरनेट एसोसिएटेड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर चाहिए थे या प्रोग्राम्स चाहिए थे, जहां पे हम लोग को एब्सोल्यूट नेसेसिटी था या प्राइमरी कंसर्न था डेटा एंड इट्स सिक्योरिटी, तो वहां पे कोई नया प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अवेलेबल नहीं था या एग्जिस्टिंग मॉडल्स ही सेटिस्फाई नहीं कर पा रहे थे इस चीज को। तो मिड वे रियलाइज कि नहीं, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से बेहतर है कि हम प्रोग्रामिंग प्रिंसिपल्स को चेंज कर दें एंड वी शुड क्रिएट एंटायरली न्यू प्रोग्रामिंग प्रिंसिपल, जहाँ पे हमारा जो प्राइमरी जो फोकस रहेगा वो है डेटा एंड अराउंड दिस डेटा विल बिल्ड द एंटायर प्रोग्राम। दैट कॉन्सेप्ट केम टू नोन एज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, जहाँ पे बेसिकली ये 6 इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हमें पढ़ना है। द क्लास, ऑब्जेक्ट, पॉलीमॉर्फिज्म, इनहेरिटेंस, डेटा एब्स्ट्रैक्शन, डायनामिक बाइंडिंग। हो सकता है हम में से आप एक आध लोग या सभी कोई शायद इन सब टर्मिनोलॉजीज को पहले पढ़ चुके होंगे या सुने भी होंगे, रिकॉल तो करना पड़ेगा ही। ठीक है, कुछ नए एडिशन लेकर के आते हैं, इसमें देखते हैं कुछ नया बात अगर इसमें मिल जाए हम लोगों को। ठीक है, सो बेसिकली द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट इज क्लास। अगर सी प्लस प्लस से पढ़ के आ रहे हो, वहां देखो कि आप इस प्रोग्राम को, ऑल्दो सी प्लस प्लस इज अगेन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग बेस्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, बट वहां पे क्या, इट्स नॉट एब्सोल्यूट नेसेसिटी कि एवरी प्रोग्राम शुड हैव अ क्लास, है ना। जस्ट लाइक सी प्रोग्रामिंग, हम लोग सी प्लस प्लस प्रोग्राम को भी वैसे लिख सकते थे। आप हेडर फाइल ऊपर देते, हैश इंक्लूड करके, वॉइड मेन से स्टार्ट करते, कर्ली ब्रैकेट होता, बॉडी ऑफ द मेन मेथड आता, वहां पे आप सी आउट सी इन करके इनपुट करा के वैल्यूज को डिस्प्ले कराते और प्रोग्राम को टर्मिनेट कर जाते। इतना बेसिक काम के लिए इट्स नॉट नेसेसरी कि क्लास होना चाहिए। बट जावा में क्या बोला गया, इट इज अ प्योरली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग बेस्ड कॉन्सेप्ट। अभी बहुत कंट्रोवर्शियल बात हमने बोल दिया कि प्योरली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है। कंट्रोवर्शियल कैसे है, हम लोग आज आने वाले क्लासेस में इसको डिलीवर करेंगे या समझेंगे कैसे बोला गया प्योरली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। पर प्योरली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड इस एस्पेक्ट से भी बोला जा रहा है कि यहाँ पे आप कोई भी प्रोग्राम, चाहे सिंपल सा हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम क्यों ना हो, आप उस प्रोग्राम को क्लास के थ्रू बनाओगे। What it means is, if I may write a simple program, जावा में हम क्लास लिख रहे हैं, क्लास में से हम लिख रहे हैं demo1 bracket, inside I will have a main method. So this is how we write public static void main
string args arguments, array फॉर्मेट में है. Inside this main method, I'll simply have system dot out dot print or println. Okay. This is the very first very basic program in Java. Hello world जो हमारा चलता है उसी का object hello student. This is the minimum what you can write in Java. This is the minimum that you can write in Java. इससे कम तो आप क्या ही लिखोगे. There is not a single component that you can skip over here. So every class, every program must be written within a class. अब इसका स्ट्रक्चर अगर हम समझते हैं, ठीक है, तो स्ट्रक्चर कुछ ऐसा दिखाई देगा. If this is my class, ठीक है, ये अगर मेरा क्लास है, क्लास के अंदर I could have multiple methods, multiple functions. ठीक है, तो यहां लिख दे रहे हैं method 1, method 2, ठीक है, या n number of methods हमारे पास हो सकते हैं. So this is the structure what we are looking at. आपके पास एक राइट साइड में प्रोग्राम है, नीचे में एक स्ट्रक्चर हमने बनाया है. So there is a class. Inside a class, I can have n number of functions, and out of these n number of functions, one method must be a main method. ठीक है, I'm just stating down the rules कि प्रोग्राम हम लोग कैसे लिख रहे हैं और क्या होना चाहिए. तो मेन रिक्वायरमेंट, एक क्लास के अंदर n number of functions could be there. Out of those functions, at least one should be a main method. Public static void में जो हमने लिखा है, that should be at least one available over there. Now, class क्या है? Class is nothing but जैसे अभी हम लोग एक ग्रुप बने हुए, isn't it? इस ग्रुप के अंदर या इस चैनल या इस लिंक के अंदर सिर्फ वही स्टूडेंट्स अलाउड है या आकर के अटेंड कर रहे हैं क्लास जो जावा पढ़ना चाहते हैं, राइट? So there is a group or collection of similar things which belong or fall into a specific category. That category is nothing but your class. Although this is group of similar things, but these similar things will again be an individual entity among themselves. Each such entity will have its own characterization. यहाँ पे हमारे पास कुछ मेल स्टूडेंट्स है, कुछ फीमेल स्टूडेंट्स है, राइट? कुछ होंगे जो इंग्लिश मीडियम से पढ़ करके आ रहे हो, कुछ होंगे जो हिंदी मीडियम से पढ़ के आ रहे हो, या कोई रीजनल से करके आ रहे होंगे, कोई है जो कोई डिफरेंट कोर्स कंप्लीट करके आ रहे होंगे, कोई है जो डिफरेंट कोर्स करके आ रहे होंगे. कुछ का फ्यूचर इंटेंशन होगा कि हम बिजनेस माइंडेड है, या हम एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ जाना चाहते हैं, या हम जॉब सेंट्रिक है, या हम गवर्नमेंट जॉब की तरफ जा रहे हैं. तो सबका यहाँ पे विजन सबका अलग, टारगेट ऑब्जेक्टिव्स अलग होगा.
बट इंटेंशन सबका तो ये है मिनिमम रिक्वायरमेंट कि हमको ये कोर्स करना है, उसके अंदर ये लैंग्वेज पढ़ना है, तो हम लोग इस ग्रुप में एसोसिएटेड है ऑन अ कॉमन प्लेटफॉर्म। तो ये कॉमन है कि प्रीतम को भी जावा पढ़ना है, आशी को भी जावा पढ़ना है, एक्स वाई जेड कैंडिडेट्स को भी जावा पढ़ना है। So that's why they have joined this platform, this group, this community, this channel, this class to be a part of that and to have an understanding of Java. Similarly, सेम तरह से किसी जगह पे एक और क्लास, किसी कॉमर्स का चल रहा होगा, किसी का मैथ्स का चल रहा होगा, किसी का इंग्लिश का चल रहा होगा। तो क्लास का हम एक स्टैंडर्ड डेफिनेशन देखते हैं बुकिश लैंग्वेज के हिसाब से। क्लास इज नथिंग बट अ ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट्स, ऑफ सिमिलर टाइप। अब थोड़ा क्लास को हम एक्सप्लोर करते हैं। व्हाट डज अ क्लास होल्ड, ये बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट पे भी आए हैं हम। इफ देयर इज अ क्लास, this class will definitely have two things. ठीक है, class will have two things or either of the two things. Data members and member methods या function में methods लिखते हैं। ठीक है, ये क्लास का कॉन्सेप्ट यहाँ पे किल हो गया। इसके बियॉन्ड क्लास में और कुछ नहीं है। क्लास कंप्राइजेस ऑफ either of the two things or both the things. क्या है? डेटा मेंबर्स और मेंबर मेथड्स। ये जो डायग्राम हम लोग लेफ्ट साइड में बनाए हैं, क्लास हैविंग MET1, MET2, two types of methods. तो met1 function and met2 function are the member methods of my class. ठीक है, आप जितने भी फंक्शंस को अपने क्लास के अंदर लिखते हो, I'm talking about the user-defined class, not the inbuilt classes. So all the user-defined classes which are residing inside, all the user-defined functions which are residing inside the class are its member methods. तो member method हम किसको बोल रहे हैं? एक क्लास के में जितने भी फंक्शन, जितने भी user-defined functions आपने बनाए हैं, तो इस क्लास को बिलोंग करते हैं, वो सारे इसके मेंबर मेथड्स बन गए। तो लेट्स से आई एम हैविंग ए क्लास ए। क्लास ए के अंदर हमारे पास जैसे तीन फंक्शंस है, पब्लिक स्टैटिक वॉइड इनपुट, पब्लिक स्टैटिक वॉइड प्रोसेस, पब्लिक स्टैटिक वॉइड डिस्प्ले। So all these three functions, input, process and display, are known as the member methods of class A. On the other hand, what could be the data members? Basically, all the variables which we are declaring inside a class. Okay, so all the variables that are residing inside a class or declared inside a class are the data members. थोड़ा सा यहाँ से मैटर थोड़ा कॉम्प्लिकेट हो सकता है, इसको थोड़ा सा ईज आउट करते हैं। हालांकि बहुत आगे तक हम लोग पहुंच जाएंगे फिर इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए, बट आई रिटर्न बैक। ठीक है, डोंट वरी, जस्ट ट्राई टू हैव एन अंडरस्टैंडिंग कि डेटा मेंबर्स और मेथड, मेंबर मेथड्स किसको बोल रहे हैं। आई होप सो द कॉन्सेप्ट ऑफ मेंबर मेथड्स इज क्वाइट विजिबल एंड क्लियर टू यू ऑल विद दिस डायग्राम। नाउ डेटा मेंबर्स क्या है? See, almost in all the programs we take the help of, or we create variables, right? Variable क्या है? Variable is nothing but a name of a memory location that is used to store a value. या आप बोलते हो कि सर एक नेमिंग वर्ड या एक नेमिंग लेटर है जिसके थ्रू हम एक वैल्यू को इनिशियलाइज करते हैं या इसको एक वैल्यू प्रोवाइड करते हैं।
तो लेट्स से कि हमको 3 सब्जेक्ट का मार्क्स डालना है, तो लेट्स से आई सेलेक्ट P फॉर फिजिक्स, C फॉर केमिस्ट्री, M फॉर मैथ्स, PCM। P में एक वैल्यू डालेंगे, C में एक वैल्यू, M में एक वैल्यू डालेंगे, और उसके बाद हम टोटल और एवरेज निकाल करके प्रिंट कर देंगे। ठीक है, समझ में आया? दिस PCM, टोटल मार्क्स एंड एवरेज मार्क्स, all are the variables, all are the variables। बट द क्वेश्चन अराइजेस, ये कौन से टाइप के वेरिएबल है? सर वेरिएबल का कुछ टाइप्स आता है क्या? हाँ, वेरिएबल का भी टाइप्स आता है। A variable that is declared inside a function, a variable that is declared inside a function is known as local variable। अब जैसे यहाँ पे हम जो एग्जांपल देख रहे हैं, क्लास डेमो 1 पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, तो ये मेन मेथड है, हमारा फंक्शन है। उस फंक्शन के अंदर लेट्स से करली ब्रैकेट के जस्ट बाद हम एक वेरिएबल ले लेते हैं इंट a, और a का वैल्यू असाइन कर दें लेट्स से a इक्वल्स 59। ठीक है, वेरिएबल बनाएंगे इंट a इक्वल्स 59। तो ये a जो वेरिएबल बन गया हमारा, ये क्योंकि एक फंक्शन के अंदर बसा हुआ है, मेन मेथड के अंदर है, तो वो हमारा क्या हो गया, लोकल वेरिएबल हो गया। अब ये लोकल वेरिएबल का क्या हिसाब है, तो वेरिएबल्स पे जब आएंगे तब उस पर लोग बात करेंगे। थोड़ा देर के इसको पॉज करते हैं। आवर डिस्कशन इज द वेरिएबल दैट वी क्रिएट इनसाइड अ क्लास। इसको भी बना लेते हैं यहाँ पे साइड में कहीं पे। तो लेट्स से आई एम हैविंग अ क्लास A B C। ठीक है, और यहाँ पे instead of creating a function, I will declare int x semicolon डबल y एंड सो ऑन, जितना वेरिएबल लेना ले लेते हैं। उसके बाद हम यहाँ पे अपना एक मेथड डिक्लेयर कर सकते हैं। जैसे I'll write this one again, public static void main string args। ठीक है, उसको स्किप कर रहे हैं थोड़ी देर के लिए। ठीक है, the body of the main method will go further। See, this is the basic structure। तो यहाँ पे हम लोग क्या किए, वेरिएबल्स को फंक्शन के अंदर, मेन मेथड के अंदर नहीं डिक्लेयर करके हम उसको ऊपर ले गए एक स्टेप, और उसको हम क्लास के अंदर डिक्लेयर कर दिए। नाउ दीज आर नॉट द लोकल वेरिएबल्स, these are known as your class variables, these are known as your instance variables, these are known as your data members। ये डेटा मेंबर्स का खेल कब शुरू होगा, जब हम फंक्शन, इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म वहां तक पहुंचेंगे तब। उससे पहले हमारा डेटा मेंबर्स के साथ बहुत ज्यादा यूज नहीं दिखाई पड़ता है। ठीक है, बट ट्राई टू रिकॉल एंड मेमोराइज दिस थिंग के डिफरेंस बिटवीन डेटा मेंबर्स, मेंबर मेथड्स, क्लास वेरिएबल, लोकल वेरिएबल्स, ये सब कॉन्सेप्ट, टर्मिनोलॉजीज कैसे है, कैसे एसोसिएटेड है। थोड़ा सा अपडेटेड रहना पड़ेगा इन चीजों को लेकर के। इज इट क्लियर टिल नाउ? एनी डाउट? क्लियर सर। क्लियर है, ओके। ठीक है, तो ये बन गया हमारा क्लास का डेफिनेशन। ओके, देन कम्स अनदर थिंग दैट इज द ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट को ना 2-3 वैरायटी या वर्जन्स में डिफाइन करने की कोशिश किया जाता है। तो सी वी हैव क्रिएटेड अ क्लास, क्लास के अंदर हमारे पास डेटा मेंबर्स, मेंबर मेथड्स जाते हैं। बट इस क्लास को रिप्रेजेंट कैसे करें, या क्लास के कंपोनेंट्स को रिप्रेजेंट कैसे करें?
ये बात अभी जो हम बोल रहे हैं ये तो बात सिर्फ बोलने के लिए आसान है, बट इसको इन टर्म्स ऑफ प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट हम लोग कभी विजुअलाइज करा नहीं पाते हैं. It has happened with me also, with all the other people who have tried to study programming language, especially OOPS-based programming language. And it might also happen with all of you also. क्या हो सकता है, इसमें क्या इश्यू बता रहे हैं. डे वन डे टू में जब हम लोग ये कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं, क्लास ऑब्जेक्ट पॉलीमॉर्फिज्म, सर इसका प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन प्रोग्राम में क्यों दिखाई नहीं देता. जो बात आपके जो डेफिनेशन जो आप बोले थे, उस डेफिनेशन का इम्प्लीमेंटेशन आज तक दिखाई नहीं दिया. तो अभी जब हम लोग क्लास ऑब्जेक्ट का जो डेफिनेशन पढ़ते हैं और उसको एग्जाम्पल दिखाते हैं, उसको प्रैक्टिकली हम लोग इम्प्लीमेंट कैसे करें, ये बहुत बड़ा एक बात है. जिस दिन आपको वो दिखाई देने लग जाएगा तो पूरा स्ट्रक्चर अपने आप निकल करके आएगा. तो दिस विल ओनली बी प्रैक्टिकली विजिबल टू यू व्हाइल राइटिंग द कोड, जब आप एक एप्लीकेशन डेवलप कर रहे हो. रिमेंबर डे वन में एग्जांपल एटीएम मशीन का लिए थे, एंड बहुत फ्रिक्वेंटली हम इसका एग्जांपल लेते हैं बिकॉज ये अपने आप में एक ऐसा एप्लीकेशन है जो कि हम लोग ऑलमोस्ट डेली बेसिस पे सबको यूज किए, सबको पता है कैसे काम करता है. तो उसको देख करके उसका सेंस ऑफ अंडरस्टैंडिंग या विजुअलाइजेशन जो है वो आसान हो सबके लिए. अब उसके मतलब एक ईआरपी मॉड्यूल समझाए तो शायद ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता. ठीक है. सॉरी आई गॉट म्यूटेड. ओके. सो फिर से बोल देते हैं इस बात को. ठीक है. तो अभी क्या हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं, ऑब्जेक्ट का कॉन्सेप्ट जो है ये चीज विजुअलाइज करते हैं कैसे. तो ऑब्जेक्ट में क्या है, सी वी हैव क्रिएटेड अ क्लास. ठीक है. लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ अ पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन. ओके. पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन हम सबने यूज किया अपने लाइफ में, स्टैंडर्ड 8 9 से लेकर के आज तक कहीं ना कहीं यूज किया हो प्रेजेंटेशन देने में. वहां पे क्या होता है, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में हम लोग अपना एक स्लाइड बनाते हैं. पहला स्लाइड में हम अपनी थीम सेलेक्ट करते हैं, बैकग्राउंड का कलर क्या रहेगा या किस टेक्सचर का रहेगा, ऑल दोस थिंग्स, फॉन्ट साइज, फॉन्ट स्टाइल, उसमें हेडर रहेगा, फुटर रहेगा, क्या नहीं रहेगा. जब पहला स्लाइड हमारा बनता है, उसी प्रेजेंटेशन के सेकंड स्लाइड को क्या करते हैं, मोस्ट लाइकली वही थीम को डुप्लीकेट करते हैं और कंटिन्यूटी में चला देते हैं ताकि कंटिन्यूशन या कंटिन्यूटी दिखाई दे, फ्लो एक जैसा लगे. ठीक है. ये हो गया. तो ये हुआ क्या, आपने एक टेम्पलेट एक सैंपल बनाया, आप उसको डुप्लीकेट करते चले गए. हाँ, डुप्लीकेट जब आप कर रहे हो तो आप सिर्फ उसका थीम को डुप्लीकेट कर रहे हो, उसके कंटेंट को डुप्लीकेट नहीं कर रहे हो. तो हो सकता है सेम थीम में फर्स्ट स्लाइड में आपके पास नाम, टाइटल ऑफ द प्रेजेंटेशन, लोगोस, ऑल दोस थिंग्स वुड हैव बीन देयर. लेकिन जब आप सेकंड स्लाइड में आ रहे हो, सेम थीम है, सेम बैकग्राउंड है, सेम फॉन्ट साइज, फॉन्ट स्टाइल है, लेकिन क्या सेम कंटेंट मिल रहा है? नहीं. आप अपना कंटेंट लिख रहे होगे या इंट्रोडक्शन लिख रहे होगे, एब्स्ट्रैक्ट लिख रहे होगे, प्रॉब्लम स्टेटमेंट लिख रहे होगे. फिर थर्ड स्लाइड में आते हैं, इट्स जस्ट एक्सटेंशन. वहां से कंटेंट आपका स्टार्ट हो गया, इंट्रोडक्शन से लेकर के जो भी आपका चैप्टर्स होंगे, लेकिन बैकग्राउंड थीम तो वही है.
तो ये टेम्पलेट को रीयूज जो हम लोग कर रहे हैं, एक टेम्पलेट बनाए और उसको रीयूज करते चले जा रहे हैं, दैट इज नथिंग बट द कॉन्सेप्ट ऑफ ऑब्जेक्ट. अब अगर मेरी ये बात समझ में आई तो इसी को हम विजुअलाइज करके क्या देखते हैं कि हमने एक क्लास बनाए. क्लास के अंदर क्या है? डेटा मेंबर्स, मेंबर मेथड्स है. हम चाह रहे हैं कि इन डेटा मेंबर्स को, इन मेंबर मेथड्स को हम रीयूज कर सके. रीयूज का मतलब क्या हो गया है? इसका एक एग्जांपल से समझते हैं. सपोज ना हम लोग एक स्कूल या कॉलेज का फर्स्ट फ्लोर पे खड़े हैं और उस फ्लोर पे लेट्स से 8 से 10 रूम्स है. सभी रूम्स का विड्थ, चौड़ाई तो सेम रहेगा. कोई रूम हो सकता है लंबे में ज्यादा लंबा हो, कोई छोटा हो. स्टाफ रूम में तो साइज कम हो, क्लासरूम में तो साइज एक जैसा हो, ऑडिटोरियम में तो साइज बहुत लेंदी हो, वॉशरूम में तो उसका लेंथ बहुत छोटा होगा, कैंटीन या पैंट्री जैसा कोई चीज है तो उसका साइज और थोड़ा वॉशरूम से बड़ा और क्लासरूम से छोटा होगा, समथिंग लाइक दैट, इजंट इट? तो सभी का विड्थ तो कॉमन है लेकिन लेंथ जो है वैरी कर रहा है. यहाँ पे क्या होगा? इंस्टेड ऑफ टेकिंग या कैलकुलेटिंग द एरिया ऑफ ईच सच रूम, और हम बार बार हम इनपुट कराएं कि इस रूम का लेंथ और ब्रेथ इनपुट करो, लेंथ और ब्रेथ इनपुट करो. हमारे पास विड्थ या ब्रेथ तो सेम है ना, हम बार बार इनपुट क्यों करवा रहे हैं सेम वैल्यू को? कांट आई रीयूज दैट वैल्यू अगेन एंड अगेन? फॉर फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर पे भी उसी विड्थ पे होगा, थर्ड फ्लोर पे भी उसी विड्थ पे होगा. तो विड्थ वाले पैरामीटर को, विड्थ वाले वेरिएबल के वैल्यू को हम बार बार क्यों इनपुट कराएं जबकि सेम वैल्यू डालेगा? कांट आई रीयूज दैट वैल्यू? यस ऑफ कोर्स वी कैन रीयूज दैट वैल्यू. ये पॉसिबल हो पाया विद द कॉन्सेप्ट ऑफ ऑब्जेक्ट. द कॉन्सेप्ट ऑफ रीयूजेबिलिटी ऑफ सम कंपोनेंट्स, जिसका एग्जांपल अभी दिए, ठीक है, इज मेड पॉसिबल थ्रू दिस मल्टीपल यूज ऑफ ऑब्जेक्ट्स. सो नेक्स्ट क्वेश्चन अराइजेस, हाउ मेनी ऑब्जेक्ट्स कैन वी क्रिएट ऑफ अ क्लास? एक क्लास का हम कितना ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हैं? देयर इज नो सच लिमिटेशन टू दैट. देयर इज नो सच एंड पॉइंट टू दैट. यू कैन क्रिएट n नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स ऑफ अ क्लास. आप n नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स बना सकते हो. जितना टेम्पलेट आपको चाहिए है, जितनी बार वैल्यू बदल बदल करके दिखाना है, आप उतनी बार ऑब्जेक्ट बना लो. For each object you can give another new value. यूजुअली क्या होता है, जैसे हमने लिखा पे int x या डबल y, this x variable is a unique variable in that program. I cannot use this x variable inside the same class once again because आप एक वेरिएबल एक नाम से जब बना रहे हो तो यूनिकनेस रहेगा थ्रू आउट द प्रोग्राम. यू कैन नॉट रीनेम द वेरिएबल बाय द सेम नेम. तो क्या करेगा? कंफ्लिक्ट क्रिएट करेगा. x इक्वल टू फिर जब लिखेंगे 50, x इक्वल टू फिर लिखेंगे आगे चल करके 45, तो वो समझ नहीं पाएंगे कौन से x की वैल्यू को अपडेट करना है. लेकिन इसी वेरिएबल को अगर हम ऑब्जेक्ट के थ्रू यूज करें, ob1.x, ob2.x, ob3.x, तो x तो एक टेम्पलेट था. विथ रेफरेंस टू ऑब्जेक्ट 1 उसका वैल्यू क्या है, विथ रेफरेंस टू ऑब्जेक्ट 2 उसका रेफरेंस क्या है, विथ रेफरेंस टू ऑब्जेक्ट 3 उसका रेफरेंस क्या है. तो वेरिएबल अपनी जगह पे एक ही था बट उसका हम बहुत सारे टेम्पलेट यूज कर गए. एक तरह का कार्बन कॉपी यूज कर गए. कार्बन कॉपी बोलना गलत होगा बिकॉज कार्बन कॉपी में क्या आपका डेटा सेम चला जाएगा. बट यहाँ हम क्या कर रहे हैं, उसको स्ट्रक्चर को लेकर के हम नया वैल्यू दे पा रहे हैं. तो दिस इज व्हाट द ब्यूटी ऑफ ऑब्जेक्ट होल्ड्स. ये बस हम एक एग्जांपल दे पाए हैं ऑब्जेक्ट का. आई होप सो ये क्लियर, ये क्लैरिटी रखा होगा. ऑब्जेक्ट को हम प्रैक्टिकली यूज करेंगे कंस्ट्रक्टर में या मल्टीपल फंक्शंस पे, तो वहां पे हम लोग को कॉन्सेप्ट समझ में आएगा. कॉन्सेप्ट ऑफ फंक्शन ओवरलोडिंग, ओवरराइडिंग, वहां पे हम लोग को ये चीज दिखाई देगा. So these two are the very important pillars of what we say as the object-oriented programming paradigm. Class and object. We can create n number of classes for a program, and for each such class we can have n number of objects. Each such object will define its own parameters or set of values. Next
Next comes another thing, that is polymorphism. Polymorphism is a word that comprises of two components: poly, which means many, morph, which means form. Polymorphism, many, form. तो एक किसी चीज को आप मल्टीपल वेज में रिफ्लेक्ट करा पा रहे हो, उसको हम पॉलीमॉर्फिज्म बोल सकते हैं. तो इट्स जस्ट व्हाट आई गिव एज एन एग्जांपल इन द कॉन्सेप्ट ऑफ ऑब्जेक्ट. उसी एग्जांपल में हम थोड़ा और फिल्टर कर देते हैं. उसी क्लासरूम का विजुअलाइजेशन कीजिए आप. एक फ्लोर पे आप खड़े हो स्कूल की बिल्डिंग के, और वहां पे फर्स्ट फ्लोर पे से 8 क्लासरूम है, एक वॉशरूम है, एक फैकल्टी रूम है. तो सबका डायमेंशन एक पैरामीटर पे तो एटलीस्ट चेंज कर रहा है. अब हमको एरिया निकालना है, 8 क्लासरूम का एरिया निकालना है. तो हमको 8 वेरिएबल लेना पड़ेगा: एरिया 1, एरिया 2, एरिया 3, एरिया 4, एरिया 5, एरिया 6, एरिया 7, एरिया 8. जितना ज्यादा वेरिएबल्स डिक्लेयर करेंगे उतना ज्यादा हमको स्पेस ऑक्यूपाई करना पड़ेगा. ठीक है, जितना ज्यादा हम वेरिएबल लेंगे उतना ज्यादा हमको स्पेस ऑक्यूपाई करना पड़ेगा. इज देयर ए पॉसिबिलिटी जहां पे हम रीयूज कर सके इन चीजों को? ठीक है, तो ये रीयूजेबिलिटी जो है पॉलीमॉर्फिज्म लेकर के आ रहा है. व्हाट विल आई डू इंस्टेड ऑफ नेमिंग सो मेनी डिफरेंट वेरिएबल्स एरिया 1 टू एरिया 8, आई सिंपली क्रिएट वन वेरिएबल एरिया या वन फंक्शन नेम एरिया. अब उसी को हम पैरामीटर वैल्यूज के पैरामीटर सेट्स को चेंज करते करते हम 8 एरिया नाम का कंपोनेंट बना लेंगे. अब सवाल था सर, एक ही प्रोग्राम के अंदर हम अगर 8 या मल्टीपल नेम्स हम यूज कर रहे हैं सेम नाम से, मल्टीपल कंपोनेंट्स यूज कर रहे हैं सेम नाम से, तो कंफ्लिक्ट क्रिएट करेगा. अभी आप थोड़ी देर पहले ये बात बोल रहे थे. हाँ, कंफ्लिक्ट क्रिएट करता अगर हम उसको सेम वैल्यू, सेम पैरामीटर सब कुछ पास कर देते. अब हम क्या कर रहे हैं, 8 क्लास है तो हम किसी में एक नॉन पैरामीटराइज फंक्शन ले रहे हैं, किसी में पैरामीटराइज फंक्शन ले रहे हैं, किसी में पैरामीटराइज फंक्शन एक पैरामीटर के साथ, किसी में पैरामीटराइज फंक्शन 2 पैरामीटर के साथ. और अब स्पेस नहीं बचा, तब क्या कर रहे हैं, इन पैरामीटर्स का हम डेटा टाइप ही चेंज कर दे रहे हैं. ये सवाल यहां तक सीमित है कि जब तक हम लोग एक छोटा प्रोग्राम बना रहे हैं. अब एक लाखों लाइन्स ऑफ कोड का प्रोग्राम हम बना रहे हैं, तो वहां पे ये बात थोड़ा सा वेग हो जाता है कि आप एक ही नाम से बना दो. इंस्टेड ऑफ दैट हम लोग मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स का रेफरेंस लेकर के काम कर लेते हैं. बट यस, पॉलीमॉर्फिज्म डज होल्ड वेरी मच इम्पोर्टेंस इन द प्रोग्रामिंग पैराडाइम, और हम लोग आगे चल करके उस चीज को देखेंगे पॉलीमॉर्फिज्म काम कैसे करता है. सो कभी भी आपसे एक सवाल पूछा जाए, एंड इट्स फॉर इंटरव्यू पर्सपेक्टिव ऑल्सो, कभी भी पॉलीमॉर्फिज्म का पूछा जाए, चलो डेमो प्रोग्राम बना करके दिखाओ, जो भी पॉलीमॉर्फिज्म के कॉन्सेप्ट को रिफ्लेक्ट करता हो. आपको कोई सवाल नहीं सॉल्व करने हैं, इसके बदले में आपको सिर्फ ये टॉपिक पढ़ लेना होगा. Just I'm just forgetting that name. I'm forgetting that name. Okay, I'll come back to that point. ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि हम लोग क्लास के अंदर ऑब्जेक्ट के थ्रू यूज कर सकते थे, या पॉलीमॉर्फिज्म के थ्रू मल्टीपल फॉर्म बना करके एक ही चीज को रिप्लिकेट किया जा सकता है. वैल्यूज आप सेम रखो और बदल दो, उससे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा. हाँ, द कॉन्सेप्ट ऑफ फंक्शन ओवरलोडिंग. फंक्शन ओवरलोडिंग का कॉन्सेप्ट हम लोग जब आगे बनाएंगे, तो फंक्शन ओवरलोडिंग इज वन ऑफ द बेस्ट एग्जांपल ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म. फंक्शन ओवरलोडिंग अगर आप डेफिनेशन पढ़ रहे हो, कहीं पे भी देख रहे हो,
और उसके प्रोग्राम एग्जाम्पल देख रहे हो, that is nothing but the example of polymorphism. So don't try to look for a separate program that is built for polymorphism. Rather, आपको अगर सिंपल सा इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट या फंक्शन ओवरलोडिंग का कॉन्सेप्ट अगर समझ में आया है, याद है, आप उसको बनाओगे तो उसके आंसर में ही पॉलीमॉर्फिज्म हमें मिल जाएगा. इज इट क्लियर टिल नाउ? Any queries? Clear, sir. सर इससे रिलेटेड अगर जॉब इंटरव्यूज में क्वेश्चन पूछता है तो वहां पर तो प्रोग्राम का कॉन्सेप्ट मतलब बेसिक सिंटेक्स पार्ट पूछता हो, अपना प्रोग्राम तो वहां नहीं बोलता हो. कहाँ पे? अगर इसका इंटरव्यू में अगर इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछता है तो कुछ अगर लोग प्रॉब्लम्स देते हैं सॉल्व करने के लिए, तो इसका तो लोग कॉन्सेप्ट पूछते होंगे, मतलब रफ इसका सिंटेक्स प्रॉपर कोड बनाने को मिल जाता हो. Okay. Whenever they take an interview for job perspective और आप एक फ्रेशर हो, आप लोग कोर्स कंप्लीट करके जा रहे हो, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का हम लोग बहुत बेसिक से ही शुरू करते हैं. तो आपसे पहले डेफिनेशन ही पूछेंगे, डिफरेंसेस भी पूछेंगे. ओवरलोडिंग ओवरराइडिंग में डिफरेंस क्या है, पॉलीमॉर्फिज्म कितने टाइप का होता है, स्टैटिक डायनामिक में क्या फर्क है, ये बता दो. तो you just don't have to give elaborative answers. आप वन वर्ड में आंसर अगर दे रहे हो या वन सेंटेंस में आंसर दे रहे हो, that is more than sufficient for them. उन्हें बस चाहिए क्लैरिटी ऑफ थॉट्स एंड आइडियाज है या नहीं है. सेकंड, जब आप इसका आंसर दे दिए, उसको थ्योरेटिकल आंसर दे दिए हो, अगर वो प्रॉब्लम कॉन्सेप्ट बेस्ड है, जैसे पॉलीमॉर्फिज्म इज अ कॉन्सेप्ट, तो वो बोलेगा कि आप इसका सिंटैक्स लिख करके दिखा दो. अगर सिंटैक्स होता है तो आप इसका स्ट्रक्चर बना करके दिखा दो. ठीक है, स्ट्रक्चर का मतलब पूरा प्रोग्राम हम लिखने बैठ गए, उसका सिंटैक्स वेज या स्ट्रक्चर कैसा दिखना चाहिए था. जैसे कि अभी यहाँ पे क्या हो गया, सबसे छोटा प्रोग्राम क्या बना सकते थे, यही था, क्लास डेमो वन वाला हम बना दिए. उसके बाद दूसरा प्रोग्राम जो है, दो वेरिएबल क्लास वेरिएबल लेकर के हम बनाए और उसे स्ट्रक्चर बनाए. ठीक है, वहां पे मेन में सबसे पहले क्या है, तो लेफ्ट इट पेन, कुछ कंटेंट वहां पे होगा. ठीक है, तो आगे भी चलेंगे तो वैसे ही दिखा देंगे फंक्शन ओवरलोडिंग का एग्जांपल्स क्या होगा. ठीक है, इंटरव्यू के पर्सपेक्टिव से अगर आप बात पूछ रहे हो तो प्रिपरेशन वैसा होना चाहिए कि हमको सिर्फ सिंटैक्स या स्ट्रक्चर तक ही लिमिटेड करने रहे, आंसर्स अपना लिमिटेड उतना ही रखें. What we do, one mistake which I feel is very common mistake from our side is, हम लोग को जो कॉन्सेप्ट पता है ना, हम लोग तो बढ़ चढ़ के आंसर करते हैं, है ना, बढ़ चढ़ के आंसर करते हैं, ये भी लिख दिए, वो भी लिख दिए, हर चीज को बढ़ा चढ़ा करके लिख दिए. ऐसे होने से ठीक है. इसमें क्या होता है, बहुत सारे कंपोनेंट्स हम लोग ऐसे लिख जाते हैं, बोल जाते हैं, जिससे हायर कॉन्सेप्ट भी खुल जाता है. दे स्टार्ट आस्किंग ये कीवर्ड क्या है. जैसे यहाँ पे ना ये जो टर्म पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन देख रहे, सिंगल लाइन, लेकिन इसमें चार अलग अलग कॉन्सेप्ट है. पब्लिक इज एक्सेस स्पेसिफायर, स्टैटिक इज एक्सेस मॉडिफायर, वॉइड इज द रिटर्न टाइप, मेन इज द फंक्शन नेम एंड पैरेंथेसिस के अंदर हमारा पैरामीटर्स और आर्गुमेंट्स है. अब इन चारों को एक्सप्लेन करने जाएंगे तो अलग से पूरा 10-10 मिनट लग जाए. मतलब आप इतना इलेबोरेट कर सकते हो, isn't it? तो व्हाट आई बिलीव इज, हम लोग को अगर बहुत क्लैरिटी ऑफ थॉट्स है, मुझे अच्छे से अगर आता है कॉन्सेप्ट, हम सिर्फ उतना ही लिखें जिससे कि वो सेटिस्फाई हो जाए सामने वाला. Do not give them too much of space and scope कि वो deep down जाकर के कुछ, if you are not comfortable, अगर आप पूरा rigorous पढ़ करके गए हो, then let them ask as many questions as possible. I'm the master of my programming language or my concepts. I'll answer all the questions possible. बट अगर आप कॉन्फिडेंस नहीं है आपके अंदर, आप कॉन्फिडेंस फील नहीं कर रहे हो अपनी प्रिपरेशन को लेकर के, टिक टू ओनली दोज कंपोनेंट्स जिससे आप उसका आंसर सेटिस्फाई कर पा रहे हो और आप उससे नए सेट ऑफ क्वेश्चंस खोल के नहीं दे रहे हो.
क्लियर है? हाँ, यस सर। ओके, ठीक है। तो ये रहा हमारा पॉलीमॉर्फिज्म। इनहेरिटेंस, वेरी इंटरेस्टिंग पार्ट। विरासत में कोई चीज पाना। तो विरासत में आपको क्या मिलता है? बाप दादा का प्रॉपर्टी, है ना। हिंदी टर्म्स में हम लोग बात करें, आपको पुश्तैनी घर होगा, जमीन होगा, जायदाद होगा, जो भी होगा वो भाइयों में, भाई बहनों में, बच्चों में बट गया। ये एक इनहेरिटेंस हो गया। आई इनहेरिटेड समथिंग विच वॉज ऑलरेडी अवेलेबल बिफोर हैंड, और वो मुझे या मुझ जैसे लोगों में बट गया। तो ये इनहेरिटेंस हो गया। एक और बात, बच्चे को देख के अक्सर लोग बोलते हैं कि ये बच्चा की आवाज उसकी माँ से मिलती है, इसकी शक्ल इसके बाप से मिलती है ना। अक्सर वो सुनते हैं कि इसका नाक नक्शा या इसके चलने का ढंग, बात करने का ढंग किसी से मिलता है, फादर से, फोर फादर से, मदर साइड से, किसी से मिलता है। डेफिनेटली हमारे पास है कि यहाँ हमारे डीएनए में कुछ एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टीज आते हैं, हम इनहेरिट करते हैं। इट्स नॉट इन आवर हैंड्स, बट गॉड गिफ्टेड है कि हमारे पास ऐसा कुछ चीज मिलता है। तो अगेन यू आर इनहेरिटिंग आइदर सम और मोर or most of the properties which were already there available from your seniors. तो आप फैमिली में जो हायरार्की जो चल रहा है, किसी का हाइट बहुत अच्छा तो उसके घर में सबका हाइट अच्छा रहता था, है ना। नाक नक्शा आपका गोल मटोल है तो आपकी फैमिली में सब वैसे थे, देखने में सब लोग गोरे हैं उसके परिवार में, तो ये भी गोरा है। तो ये सब प्रॉपर्टीज, ट्रेट जो है आप कहीं से इनहेरिट करते हुए आ रहे हो, विरासत में मिल रहा है आपको। दिस इज नथिंग बट योर इनहेरिटेंस। तो एक चीज इन सब में कॉमन क्या दिखाई दी इनहेरिटेंस के डेफिनेशन में? पहले से कोई चीज बना हुआ है, अवेलेबल है, एग्जिस्टिंग है, आप उसको या तो पूरा या कुछ हिस्सा उसका क्या कर रहे हो, इनहेरिट कर रहे हो। इट्स नॉट नेसेसरी, इट्स नॉट ऑलवेज द केस कि आप उसको पूरा प्रॉपर्टीज एज इट इज ही कॉपी पेस्ट कर लेते हो या ले लेते हो। जितना जरूरत है उतना ही लेते हैं, जितना डिमांड है क्वेश्चन का उतना ही रखेंगे, बाकी को आई लेट इट गो, छोड़ देंगे इसको। इनहेरिटेंस में हमारे साथ बहुत सारा चीज मिलता है, टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस। अगेन इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म, ये सब कोड रीयूजेबिलिटी की तरफ हमें इशारा करते हैं। तो होता कैसा है इनहेरिटेंस में? एक एग्जांपल, अगर रियल लाइफ एग्जांपल देखते हैं। एक कॉलेज या एक यूनिवर्सिटी में आप एडमिशन लेते हो, उस यूनिवर्सिटी में, उस कॉलेज में मैथ्स भी चलता है, सॉरी हाँ, मैथ साइंस भी चल रहा है, बायो साइंस भी चल रहा होगा, कॉमर्स भी चल रहा होगा, आर्ट्स भी चल रहा होगा लेट्स से। तो वहां जब एडमिशन लिए तो आप सिर्फ एक स्टूडेंट हो, आपको एक एनरोलमेंट नंबर या रजिस्ट्रेशन नंबर मिल जाता है, आप उसी रजिस्ट्रेशन नंबर से पहचाने जाते हो इनसाइड द एंटायर आपका जो ड्यूरेशन वहां पे है। आप अपने एनरोलमेंट नंबर या रजिस्ट्रेशन नंबर बोलोगे, तब वो उससे सर्च करके डेटाबेस में बताएगा दैट इज द यूनिक की, यूनिक नंबर, यूनिक वैल्यू, जिससे आप पहचाने जा रहे हो। नाम हो सकता है कॉमन मिल जाए, प्रिया कुमारी बहुत कॉमन नेम है ना, आसानी से मिल जाएगा। राम कुमार, ऐसे बहुत सारे नाम कॉमन है हमारे कल्चर में, तो वो तो रिपीटेटिव है, उस पर हम कैसे यूनिकनेस लेकर के आएंगे? तो आपको एक नंबर दे देंगे जिससे आप यूनिक हो। ओके, ये हो गया। नेक्स्ट, तो यहाँ पे स्टूडेंट हूँ, स्टूडेंट वही जब आगे बढ़ा, अपना स्ट्रीम सेलेक्ट किया कि मुझे मैथ साइंस लेना है, तो मैथ साइंस के अंदर वो डिवीजन के अंदर आया, तो उसके डिटेल्स वहां से आगे से फॉलो हुए। तो जब आप एडमिशन लिया, आपने फीस पे किया होगा, आपने फॉर्मेलिटीज पूरे किए होंगे, डॉक्यूमेंटेशन पूरा किया होगा, जिसके थ्रू आपका एडमिशन सक्सेसफुल हो गया। तो आपका डिपार्टमेंट चूज करने के बाद आपके डॉक्यूमेंट्स को, आपके डेटा को उन्होंने आगे डिपार्टमेंट में फॉरवर्ड किया। ना जब आपके डिपार्टमेंट में ये बात आई, मैथ साइंस डिपार्टमेंट की तरफ, should they also be having your fee receipt data? No. आप जो फी पे करके आ गए हो, एंट्री ले चुके हो फी पे करने के बाद, उसके बाद क्या कंसर्न है कि वो फीस जानना चाहता है आपका डिपार्टमेंट? डिपार्टमेंट शुड बी लीस्ट फॉरवर्ड। तो आपका फीस डिटेल लेट से आपके डिपार्टमेंट को नहीं भेजा गया, एक डेटा हमने आपका हाइड कर लिया, बाकी डिटेल्स हमने फॉरवर्ड किया। अब ये सारी डिटेल्स हो सकता है आपका नाम, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ, फोन नंबर, ईमेल एड्रेस, पोस्टल एड्रेस, पिन कोड,
आपके फादर का नाम, उनका क्या सर्विस रहा है, आपका रिलीजन क्या है, आपका कास्ट क्या है, ये सारा चीज पूछा गया होगा। जब ये सारा डिटेल डिपार्टमेंट तक आ गया, डिपार्टमेंट फिर क्या करेगा, आपके क्लास टीचर को या आपके सेक्शंस को डिटेल्स भेजेगा। क्या वो यही डिटेल आपके सेक्शन टीचर को भेजेगा कि इसके फादर का नाम क्या है, इसका पिन कोड क्या है? नहीं, इट्स नॉट नेसेसरी। तो सिर्फ आपका क्लास रोल नंबर, एनरोलमेंट नंबर या रजिस्ट्रेशन नंबर, आपका नाम, इतना डिटेल भेजेगा, मेल फीमेल भेजेगा, फोन नंबर भेजेगा, ईमेल आईडी भेजेगा। इसके बियॉन्ड और कोई डेटा क्यों भेजे? Why should your class teacher have your postal address? Why should your class teacher have the knowledge about whether you are आपका रिलीजन, आपका कास्ट क्या है? नहीं नेसेसरी है। तो डेटा को हाइड करके या हटा करके बाकी डिटेल्स को आगे फॉरवर्ड कर दिया गया। क्लास टीचर जब उन डेटा को ले रहे हैं तो क्लास टीचर फिर सब्जेक्ट टीचर क्या करेंगे? तो ओनली पास डाउन योर क्लास रोल नंबर, एनरोलमेंट नंबर एंड नेम। इसके बियॉन्ड आपका फोन नंबर, आपका ईमेल आईडी शायद नहीं भेजना पड़े, या जरूरत है तो भेजा जाएगा। So this is how we enter into one domain या one field पे, और वहां से हम डेटा को रीयूज करते चले जा रहे हैं। इमेजिन करो कि आप एडमिशन लिए, ऑफिस में सबमिट कर दिए डेटा, फिर आपको बोला गया कि तुम डिपार्टमेंट में अपने चले जाओ, सेम डेटा को फिर से सबमिट करो। तो डिपार्टमेंट वो चीज वेरीफाई करके रख दिया, उसके बाद बोलता है सेम डेटा या इसमें से कुछ डेटा जा करके अपने क्लास टीचर को सबमिट करो। क्लास टीचर ने उस चीज को वेरीफाई करके रखा रिकॉर्ड, फिर उसने बोला कि अपने मेंटर के पास चले जाओ, फिर मेंटर उसको अप्रूव करके रखा, फिर बोले कि अपने सब्जेक्ट टीचर्स को भी जा करके दे दो। इट्स एन एब्सोल्यूट रबिश ऑफ अ थिंग कि हम इतने सारे डेटा पे, सेम डेटा को हम इतनी जगह पे हम ट्रांसलेट करा रहे हैं। इजंट इट? इट डज नॉट मेक एनी सेंस। आप बस डेटा को डुप्लीकेट और रिडंडेंट डेटा बनाते जा रहे हो। Data redundancy is one of the nightmares in terms of database. Database हम लोग हैंडल करते हैं। अब क्या है इशू समझो इसमें, एंड आई क्लोज विद दिस टॉपिक। आपने इतना डेटा हर जगह दे दिया, ऑफिस में, डिपार्टमेंट में, सब्जेक्ट टीचर को, क्लास टीचर को, सबको आपने डिटेल दे दी। एक महीने के बाद ड्यू टू सम रीजन आप अपना फोन नंबर चेंज कराते हो, तो आप अपने क्लास टीचर को बोलोगे, सब्जेक्ट टीचर को बोलोगे, अपने डिपार्टमेंट में बोलोगे। डिपार्टमेंट तक बोल दिया, आपने अपडेट कर दिया, अनसेटिस्फाइड, इसके बियॉन्ड आपको ऑफिस में क्यों जाकर बोले हम, मेरा क्या वास्ता उस फोन नंबर से? ठीक है, यू फॉरगेट और यू डिलिबरेटली डिसाइड कि नहीं, हम नहीं देंगे उसको, डिटेल नहीं शेयर करेंगे, हमको सफिशिएंट लगता है कि मेरे डिपार्टमेंट तक रहे तो ठीक है। अब क्या हो गया, एक ही यूजर, एक ही कैंडिडेट का दो फोन नंबर दो डिफरेंट डिपार्टमेंट में चल रहा है। ऑफिस के पास अलग फोन नंबर है जो पहले इनिशियली आपने दिया था, ऑफिस के पास अपडेटेड फोन नंबर है जो आप अभी करेंटली यूज करते हैं डिपार्टमेंट, सॉरी। तो क्या है, कंफ्लिक्ट क्रिएट कर दिया। सेम स्टूडेंट के पास या सेम एंट्री के लिए आप दो रिडंडेंट फोन नंबर लेकर घूम रहे, कौन सा सही कौन सा गलत है, नो आइडिया। ये पता कैसे है कौन सा सही कौन सा गलत है? या तो आप टाइम स्टैम्प देखते हैं डेटाबेस में जाकर के कि कब अपडेट हुआ है, बट दीज थिंग्स आर मैन्युअली अपडेटेड, एक्सेल पे अपडेट होता है या वर्ड फाइल पे या अपने लोकल सर्वर पे अपडेट होता है, तो वहां पे टाइम स्टैम्प का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। हाँ, अगर आप गूगल फॉर्म्स बना करके अपडेट लिए होते तो वहां पे टाइम स्टैम्प आ जाता है कि बच्चे ने अपलोड किस दिन किया था। तो जिसका सबसे नियर फ्यूचर में अपडेट हुआ है उसको हम रिसेंट मानेंगे, जो पुराने डेट का अपडेटेड है उसको हम डिस्कार्ड कर देते। बट अगेन द थिंग इज दैट आप इसमें टाइम इन्वेस्ट कर रहे हो, टाइम वेस्ट कर रहे हो। तो यही सवाल निकल कर क्या कि इनहेरिट कर लेते हैं ना, आप एक डिपार्टमेंट में दे दो, ऑफिस में दे दो, ऑफिस से हम डिपार्टमेंट, डिपार्टमेंट से सब क्लास टीचर के साथ मेंटर, मेंटर के बाद सब्जेक्ट टीचर्स, ऐसे करके हम उसको हायरार्की में देते चले जाएंगे। एंड ये हायरार्किकल मॉडल हमारा बैंकिंग सेक्टर में भी यूज होता है। आपका जो जितना डिटेल्स है बैंकिंग का वो सारा आपके ब्रांच मैनेजर देख सकता है, आपने लोन कब लिया है, कितने टेन्योर का लिया है, कितना EMI उसका होना है, कितना आपने क्लियर कर दिया है, चेक बाउंस हुआ है नहीं हुआ है, एवरी डिटेल इज विजिबल टू द ब्रांच मैनेजर। बट ये सारा डिटेल आपका जो कैशियर है उसके पास होगा क्या? सोच के देखो, नहीं। उसके पास आपका अकाउंट नंबर, आपका नाम, फोन नंबर, एड्रेस, साइज नहीं होगा, इसके भी होना कुछ नहीं होगा।
ठीक है. So this inheritance concept we have been following. There are types of inheritance also: single inheritance, multiple inheritance, multi-level inheritance, hybrid inheritance and hierarchical inheritance. मतलब ये जो हम लोग 5-6 चीज यहाँ पे नाम लिख दिए हैं, that does not end in today's class itself. इनका रिलेशन है, ये सब अपने आप में एक एक चैप्टर्स है. सिलेबस अगर आप देखोगे तो ये सब अपने आप में एक एक चैप्टर्स है. इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम फॉर इनहेरिटेंस, बिकॉज 5 टाइप के इनहेरिटेंस है. हर एक का अगर एक एक एग्जाम्पल भी दे रहे हैं तो आई थिंक शायद दो क्लास में बनता है इनहेरिटेंस का. ठीक है. सेम थिंग गोस फॉर पॉलीमॉर्फिज्म आल्सो. So a lot of things are there. आज एक बहुत इम्पोर्टेंट बड़ा एस्पेक्ट को हम लोग टच डाउन कर पाए हैं. डेटा एक्सट्रैक्शन एंड डेटा टाइटल बाइंडिंग अभी भी पेंडिंग है, उसको नेक्स्ट क्लास में कवर अप करेंगे. कुछ क्लासेस में हम बीच में कुछ नोट्स भी शेयर करने की कोशिश करेंगे. सही लगे या कुछ डाउट्स निकल करके आए, फील फ्री टू आस्क. एवरी क्लास हम लोग पहला 5 मिनट कोशिश करेंगे कि प्रीवियस क्लास का रिवीजन या रिकॉल रिकलेक्ट कर पाए. One thing again I would like to suggest and close my today's class. आज के टाइम में ठीक है, आप लोगों के पास n number of internet related tools available है. गूगल है, चैटबॉट्स है, ग्रॉक्स, जेमिनाइज, ChatGPTs are there. तो टेक्नोलॉजी आपके हाथ में है. आप जब मन चाहे तब उसको यूज करके एक टॉपिक का नोट्स या डाउट्स या क्वेश्चन आंसर सब कुछ फाइंड आउट कर सकते हो. बट एक क्लासिकल वे में बुक से पढ़ने में जो सेंस ऑफ अंडरस्टैंडिंग एंड सेंस ऑफ कंप्लीटनेस जो मिलता है, आई डोंट थिंक सो कि इंटरनेट से ये सारे डेटा को लेकर पढ़ने में वो मिलता होगा. अगेन पर्सनल ओपिनियन है, सजेशन है, बट हार्ड रिकमेंडेशन है, बहुत ही हार्ड रिकमेंडेशन है. यू मस्ट हैव अ बुक. अगर जावा को बहुत अच्छे से समझना है, यू मस्ट हैव अ बुक. एंड ट्रस्ट मी, अगर आपको कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं आता था या नहीं आता है तब भी, 4 months is enough, more than enough for you to understand at least Java. You know what Java does and how Java does these things. Not more than that. आप डेडिकेटेडली पढ़ोगे एक चीज को 4-6-4 महीने, वो हो जाएगा. मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस बोलता है. आप बुक लेके बैठे हो, इंटरनेट लेकर के बैठे हो, क्लास कर रहे हो, बुक से पढ़ रहे हो, रिसर्च कर रहे हो, दैट्स मोर देन एनफ. वो समझ में आ जाएगा. बाकी इंटरनेट से पढ़ना चाहते हो तो मटेरियल्स है, बट हाँ, इंटरनेट से अगर आप एआई टूल्स के थ्रू देख रहे हो, चैट जीपीटी कर रहे हो, उस आंसर का करेक्टनेस एंड इट्स एक्यूरेसी, कि आपने जो सवाल पूछा या जो टर्म आपने पूछा, उसका डेफिनेशन, उसका एक्सप्लेनेशन और उसका एग्जांपल या वर्किंग मॉडल, सब कुछ चैट जीपीटी या ग्रॉक या ऐसे टूल्स सही दे रहे हैं, ओनली देन एक्सेप्ट इट. अदरवाइज इट्स बेटर टू स्विच टू द बुक्स. बुक्स अभी भी ओल्ड बुक स्टोर जैसे जगह पे अवेलेबल रहते हैं, वहां से आप यूज बुक उठा लो, कोई भी एडिशन पढ़ लो, पढ़ने के बाद वापस लौटा देना. नया लेना चाहते हो, नया एडिशन अवेलेबल है ओवर द इंटरनेट. पीडीएफ आर अवेलेबल ओवर द इंटरनेट, खरीद सकते हो मार्केट से. ओके, सो यहाँ तक रुकते हैं हम लोग. एनी सच डाउट, एनी सजेशन, एनीथिंग टू डिस्कस? ठीक है, ठीक है. तो नेक्स्ट क्लास में इसी से कंटिन्यू